तनख्वाहियाँ लगाने का मतलब क्या था कि मैं कहता हूँ इस कानून से बहुत बदलाव आएगा। पर्सनल काम कोई पुलिस वाला नहीं ले पाएगा, कोई जज अपना पर्सनल काम नहीं ले पाएगा। सरकार तो मेरी नौकरी कर रही है और वो पैसा आपकी और मेरी जेब से जा रहा है। गुरुओं ने ये कहा था इसको तनख्वाहियाँ लगाओ। इसमें बड़ा एक अच्छा कानून आया है माइनर पनिशमेंट्स में, जो छोटी सजाएं हैं, 50 रुपए का जुर्माना होता था, 100 रुपए का होता था, 15 दिन की कैद होती थी। अब उनमें एक प्रावधान ऐड कर दिया है सरकार ने कि ऐसे केसेस में उन दोषियों को कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपके बाहर गार्डन है तो उसको पेंट दे दिया जाएगा कि गार्डन के ये टेबल को पेंट कर, घास खोद, सरकारी गाड़ियां धो, बिल्डिंग कली कर, कुछ भी हो सकता है जो कम्युनिटी का काम है। पर्सनल काम कोई पुलिस वाला नहीं ले पाएगा, कोई जज अपना पर्सनल काम नहीं ले पाएगा, पर कम्युनिटी सर्विस वाला हो सकता है उसको बोले 3 दिन बस कंडक्टर का काम कर, तो उसकी हाजिरी, जहाँ पे उसकी हाजिरी सुनिश्चित की जा सके। मैं कहता हूँ इस कानून से बहुत बदलाव आएगा। यही मेरा सवाल था कि आपको क्या लगता है, जैसे ये जो आपने अभी कानून बताया, तो इससे समाज में सुधार तो होगा? देखो जी, सबसे बड़ी बात, पहले तो जो वो दोषी था वो स्टेट की लायबिलिटी था। पुलिस सुनील मलन को पकड़ के जेल में डाल रही है, उसको रोटी खिला रही है, पंखा चला के दे रही है, सोने के लिए जगह दे रही है, टॉयलेट, बाथरूम, डॉक्टर, हर चीज अवेलेबल करा रही है, सरकारी गाड़ी है उसको लेके जाने के लिए, लेके आने के लिए। तो सरकार तो मेरी नौकरी कर रही है और वो पैसा आपकी और मेरी जेब से जा रहा है। तो क्यों ना उन्हीं से ऐसे काम लिए जाएं। एक तो जब वो कम्युनिटी सर्विस करेंगे तो उनके अंदर, देखो हमारे गुरुओं ने ये प्रथा तय की थी, तो उस गुरुओं ने ये कहा था इसको तनख्वाहियाँ लगाओ। हमारे जो डिवाइन प्रॉफिट्स थे, हमारे अच्छे जो योद्धा थे, तो तनख्वाहियाँ लगाने का मतलब क्या था कि गुरुद्वारे में जूते साफ कराओ, सड़कें साफ कराओ, बर्तन मंजवाओ, कि उसके मन में शांति, हलीमी, वो चीज़ें भरे। तो जब वो दोषी ऐसी कम्युनिटी सर्विस करेगा तो डेफिनेटली उसको एक झटका आएगा अंदर से कि मुझे सुधार करना है, और अगर उसमें कुताही बरतेगा तो अगले काम पे चलेगा। अच्छा वकील साहब, EFIR भी पहली बार इन्होंने लागू कर दिया कि EFIR होगी और त्वरित कार्रवाइयां में होंगी, क्योंकि कानून को लेकर तो ये कहा जाता है कि जी कौन इन पचड़ों में फंसेगा, कौन कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसेगा, बहुत लंबा प्रोसेस है। तो इस धारणा को बदलने के लिए क्या ये कहीं आपको लगता है कि असरदार होगा? आपका सवाल चल रहा है और मुझे थोड़ी थोड़ी हंसी आ रही है। आपने देखा होगा मेरे चेहरे पे स्माइल है जी। भाई कानून बदला है, बंदे नहीं बदले, ये सोचो। हाँ, कानून के प्रावधान बदले हैं। आपने जो सवाल दिया मैं उसका जवाब बाद में देता हूँ, उससे पहले एक और जवाब देता हूँ। पहले 18 साल तक की बात करता हूँ। डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड भी आई है हमारे, जो ये नागरिकता कानून आया है। हाँ, उसमें पहले चाइल्ड की डेफिनेशन नहीं थी, अब आई है। और चाइल्ड की डेफिनेशन में 18 साल तक लड़का या लड़की, अगर लड़के के साथ छेड़छाड़ भी होती है तो वो भी दंडनीय होगा अगर वो लड़की ने करी है। नहीं तो पहले लड़की कहती थी इसने छेड़छाड़ करी है तो लड़के को जुर्म। तो अच्छा, अब लड़कों के लिए भी कानून, लड़कों के 18 साल के लड़कों के लिए भी वो कानून आ गया है। दोनों के लिए सेम कानून है, वो लड़का है या लड़की, अगर कोई छेड़छाड़ जो भी वो ब्रैकेट प्रावधान है, वो प्रावधान दोनों के लिए लागू होंगे। अब आपका सवाल आया था EFIR की या दूसरी चीजों की बात। देखिए FIR का मतलब क्या है? FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मैंने अपनी आंखों से पेंसिल से लिखी हुई FIR भी देखी है। यानी कि अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊं तो हमारी पुलिस का कैरेक्टर था कि वो पेंसिल से लिखी FIR को बदलते नहीं थे। आज पेन से लिखी FIR पे भी टेप लगा के पेपर से उखाड़ देते हैं और नए शब्द डाल देते हैं। मैंने ऐसे पुलिस वालों पे भी FIR करवाई है सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ में। सो कहने का भाव ये है, FIR भले E हो जाए, DFGH जो मर्जी कर लो, काम करने वालों के ऊपर अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। मैं अफसोस के साथ कहता हूं, मेरी अपनी प्रैक्टिस के, मैं शरेआम कैमरे के सामने कह रहा हूं, आज पुलिस क्या करती है, करप्ट पुलिस की बात करता हूं। पुलिस और करप्ट पुलिस दोनों फर्क है। 100 में से 20, 25, 50 खराब हो सकते हैं, सारे नहीं है।
अब जो खराब वाले हैं वो क्या करते हैं, मैंने जाके कंप्लेंट दी भारती मैडम के खिलाफ, ठीक, मैंने उसमें लिखा कि मैडम ने ये किया, मैडम ने वो किया, इन्होंने वो सरदार जी को भी साथ मिलाया, शेखर को भी मिलाया, उसको भी मिला लिया, इन्होंने मेरा किताब चुरा ली, मेरा पेन चुरा लिया, मेरा ये चुरा लिया, लंबे चौड़ी बातें कर दी। अब वो पहले मुझे बुलाएंगे, सुनील मल्लन जी आ जाओ, मेरे से वो सारी सूचना लेंगे, फिर बुलाएंगे भारती मैडम को। तो भारती मैडम जाएंगे तो भारती मैडम को बोलेंगे देखो जी आपके 6 बंदे फंसने हैं, आपके ऊपर ये धारा लगनी है, स्नैचिंग भी लगनी है, 379 भी लगनी है, आपसे ये भी लगना है, वो भी लगना है। फिर करते हैं वो सौदेबाजी। फिर वो मुझे खुश करने के लिए 2 टूटी धारा पे जिस पे कुछ ना बने, फॉर एग्जाम्पल 326 बनती 323 लगाएंगे, लगा के पर्चा तो दर्ज कर देंगे, तो मेरा हक भी रख लेंगे, आपका भी रख लेंगे, जबकि मेरा हक रखा नहीं गया। मेरे साथ जो हुआ और उसके लिए वो क्या फायदा लेते हैं मुझे आज तक नहीं पता, ना मैं टीवी पे ओपनली बोलना चाहता हूँ। आप समझ गए, जनता हमसे ज्यादा समझदार है। वही वकील साहब, मेरा ये भी सवाल रहने वाला था, क्योंकि देखो लोगों को अक्सर ये रहता है कि जो पुलिस है, लोग बड़ा कतराते हैं कि जी जानबूझ के भी हमें फंसा देंगे, कोई झूठा केस हम पर लगा देंगे। आप खुद ही इस विषय ज्यादातर होता है, ज्यादातर झूठे केस में फंसाया जाता है। देखो ये सारी डर की गेम है। अगर आप डर गए तो आप उसकी कीमत आंकोगे, और अगर आप कीमत आंकोगे तो उसको उससे अच्छा बंदा लगेगा ही कोई नहीं। देखिए सिटीजन चार्टर बनना भी जरूरी है इसके साथ। सिटीजन चार्टर अभी आपको, हाँ आपने ये जो बात बताई, इसके लिए मैं आपको अब इससे बैकग्राउंड में जाता हूँ। पंजाब में, दिल्ली में, हर स्टेट ने पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई थी, जिसमें पुलिस ने जो जो गलतियां करी हैं उन गलतियों के ऊपर आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हो, और अगर वो सच पाई जाती हैं तो पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर होती थी। वो आज कंप्लेंट अथॉरिटी बंद हो चुकी है। हिमाचल में भी थी, हरियाणा में थी, पंजाब में, पूरे इंडिया में थी, दिल्ली में थी, आज वो अथॉरिटीज बंद हो चुकी हैं। वो खुद ही नहीं खोल के देना चाहते क्योंकि ये नंगे हो जाएंगे। हमारे जैसे वकील ब्लंट लिखते हैं कि इस बंदे ने ये गलत काम किया है। जैसे ही गलत काम होता है बाहर आके हम ऑनलाइन भी चढ़ाते हैं, मैं ट्वीट करता हूं, मेरे से फिर ये लोग डरते हैं या मुझे झूठे केस में फंसाने की कोशिश करते हैं। पर जब डर खत्म हो जाता है ना, तभी आदमी उग्रवादी बनता है, एक्सट्रीमिस्ट जिसको हम बोलते हैं। अच्छा वकील साहब, एक और सवाल है, डिजिटलाइजेशन पे बड़ा जोर दे रहे हैं कि हमने डिजिटल करने की कोशिश की है, क्योंकि आजकल तकनीकी इस्तेमाल को देखते हुए जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो ये कह रहे हैं कि पूरा कानून प्रक्रिया को धीरे धीरे हम इतना डिजिटलाइजेशन में ले आएंगे कि आपको एक फाइल, एक पन्ना भी देखने को कोर्ट रूम में नहीं मिलेगा। देखिए इसके ऊपर तो मैं बहुत सहमत हूँ। हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस समय 90% 99% इंग्लिश में काम करती है जी। हमारी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इंग्लिश में काम करती है, जबकि हिमाचल कोर्ट में पिटीशन इंग्लिश में डलती है, हिंदी में भी बात होती है। राजस्थान में चले जाओ तो हाई कोर्ट में हिंदी में ही एप्लीकेशन जाती है, हिंदी में बात होती है जी। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ये रिक्वेस्ट मतलब उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जितनी भी हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, हाँ जी, आपकी जजमेंट को उसमें बदलने की प्रक्रिया आज से 2 साल पहले से शुरू की हुई है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल कंप्यूटर को पढ़ाएंगे जी। क्योंकि पकड़ो कॉमा मत जाने दो, एक कॉमा ने मतलब अलग कर दिया जी। और अगर पकड़ो मत कॉमा जाने दो तो लाइन सिर्फ कॉमा की वजह से फर्क अलग है जी। तो यही एआई, जैसे हम गोल्डन टेम्पल लिखते हैं इंग्लिश में, हाँ जी। आप एआई को बोलो बदल के दे, वो लिखेगा सोने का मंदिर। हाँ जी। अभी एआई को भी पढ़ाने की जरूरत है। हमारे देसी जो हिंदी के ठेठ शब्द हैं उन शब्दों को आज भी एआई नहीं समझ पा रही है। हमारे पंजाबी के शब्द हैं, हमारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं। मैंने पीछे मुद्दा उठाया था ये यूट्यूब के साथ, और जब कुछ गंदे लोग जो वेले बैठे हैं जिनको कोई काम नहीं है, वो जिसको हम पंजाबी में छप्पड़ बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं जी, वो छोटा सा गांव में तालाब सा रहता है ना, टपरी सी, जिसमें पशु नहाते हैं, जोहड़, हाँ जी, उसके किनारे बैठ के अकल देते हैं लोगों को, गंदी गालियां लिखते हैं कमेंटों में। उस समय मैंने एक रिप्रेजेंटेशन भेजी थी यूट्यूब को, फेसबुक को, जितने सोशल मीडिया, मीटा को, कि रीजनल कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किए जाएं। रीजनल कोऑर्डिनेटर का मतलब पंजाब में या हिमाचल में या किसी में भी इस शब्द
इस इशारे का मतलब क्या है? सुंदर, सुंदर। पटाखा, पटाखा। झकास, जी। राइट। बिल्कुल। ये तनेशिया में ये इशारा करना, इसका मतलब मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। जापान में ऐसे इशारा करना, इसका मतलब मुझे पैसा चाहिए। तो रीजनल कोऑर्डिनेटर जी। बड़े जरूरी हैं और उसके ऊपर काम चल रहा है। जी। कहने का भाव ये है कि हमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लॉ में चेंजेस कर दिए, रिसोर्सेज को भी उतना इक्विप होना, जी। उतना फास्ट होना जरूरी है।